नमस्कार मेरे मित्र। आज 24 जून हो चुका है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल ही बीपीएससी के द्वारा अपना न्यू कैलेंडर जारी किया गया और कैलेंडर में स्पष्ट रूप से ये दिखा गया कि जो आने वाला एग्ज़ाम जो 17th बीपीएससी होगा वो 30 सितंबर को ही होगा। तो क्यों नहीं हम लोग अभी से मात्र लगभग 50 दिन हो गए गिने चुने बचे। ऐसे तो लगभग 65 डेज है, लेकिन कुछ दिन को हम इग्नोर कर दें, जो किसी का तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो इसको छोड़ते हुए अगर हम लोग देखें तो लगभग अभी भी बचे हुए हमारे पास 50 दिन। तो 50 दिन में हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ें तो सबसे अच्छा है। तो आज से हम न्यू टॉपिक के साथ हर दिन हम प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन डालेंगे, कुछ टॉपिक डालेंगे और यहाँ बताएंगे। आज हम करंट अफेयर्स डाल रहे हैं अगस्त 2024 के क्रॉनिकल का। ऐसे ही हम यहाँ पर सारे का PDF डालेंगे, वो PD का हो या फिर क्रॉनिकल का हो या दृष्टि का हो या स्पीडी का हो या एरोटेडा को हो। पांचों का हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, जो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे, उसको डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए। नागी और नकटी, जैसा कि बताएं आपको कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो बिहार में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो 5 ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग इसका। 5 जून 2024 को बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया। ऑप्शन नंबर 2, ये पक्षी अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। ऑप्शन नंबर 3, कथन 3, नागी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। तो आप लोग को बताना होगा। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और केवल 1, 2, 3। तो आप लोग को पता होगा कि ये नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमुई जिला में। तो ऑप्शन 2 तो हम ऐसे एलिमिनेट कर देंगे। 2 एलिमिनेट कर दिए तो ऑप्शन 1 खत्म हो गया, C खत्म हो गया और D भी खत्म हो गया। बच गया ऑप्शन कौन सा मेरा, B बच गया सिर्फ। तो ऑप्शन B आंसर सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर 1। कथन 2 आपका है, इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई। 1293 में इसे तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट किया गया। ऑप्शन नंबर 4, कथन 4, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए, फिर हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1, 2, 4, ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन 1, 3, 2, 3, 4। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 3 1293 में नहीं, 1193 ईस्वी में, आपको पता होगा 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो ऑप्शन 3 मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट होता है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करेंगे तो 1, C और D तीनों खत्म हो जाता है, बच जाता है मेरा ऑप्शन B। तो ऑप्शन B होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कथन 1, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कथन 2, वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का शुरुआत किया था, पहले कार्यकाल का। कथन 3, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। तो इसमें तीनों के तीनों ही आंसर क्या है हमारे, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, D मेरा सर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4, डाकघर अधिनियम 2024 के तहत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 18 जून 2024 में डाकघर अधिनियम 2023 लागू हो गया।
दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और कथन 4, यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करता है। कथन 4, डाकघर अधिनियम द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से खोलने पर दंड का उल्लेख है। तो आप लोग पहले आंसर इसका देख लीजिए कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है, लेकिन ऑप्शन 4 मेरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित कथन की क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार दिया गया है। कारण 2, मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन है कथन, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या कर सकती है। इस बार बीपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के कथन और कारण का क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट, केरल के कोझिकोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जून 2024 में कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। कथन 2, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को मूर्तियों का शहर का टैग दिया गया। नहीं, मूर्तियों का शहर तो नहीं हो सकता है ये। जून 2012 ईस्वी में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में जगह मिली थी। अब ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन 1 का केवल 1, ऑप्शन बी का होगा केवल 2 और 3, ऑप्शन केवल 3, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका केवल और केवल 1 सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बने विश्व की सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन किया? तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर में बस एक ही है जिस पर आर्क ब्रिज बना था, वो है आपका चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। ऑप्शन 2, भारत कृषि योग्य भूमि में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है और अनाज उत्पादन में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। कथन 3, 2015 से 16 से लेकर के 2022-23 की अवधि में के दौरान तमिलनाडु मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में क्या है? 1, 2, 3। तो इसमें जो है आपका कथन 3 जो है कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु न होकर के आंध्र प्रदेश है, जबकि भारत में कृषि योग भूमि में विश्व में दूसरे नंबर पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, और अनाज उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मत्स्य पालन में भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि वैश्विक मत्स्य पालन का 7.8%, लगभग कितना? 7.8% विश्व में भारत में मत्स्य उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9 जून 2024 या जून 2024 में जारी लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सबको पता होगा जनरली ये भारतीय जनता पार्टी 240 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37 सीट, DMK 22 सीट। निम्नलिखित कथनों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल मतलब सभी के चारों। तो इसमें चारों के चारों कथन क्या है? आपके सही हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आया है तो पढ़ लेते हैं। राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राजस्थान के बीकानेर में क्या विकसित किया जा रहा है? सौर ऊर्जा परियोजना। चलिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन दिए। तो किसने दिया है $105 मिलियन? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कथन 2, इस परियोजना को कनाडा स्थित एक अग्रणीय वैश्विक निवेश फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से सालाना लगभग 8,04,408 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद है। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2 3। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी के सभी कथन क्या है? सही है। ओके। यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2024 में यूक्रेन के बर्गेनस्टॉक, नहीं यूक्रेन में नहीं है बर्गेनस्टॉक, ये स्विट्जरलैंड में। पहला कथन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है, इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करना, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना था। बिल्कुल सही है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला तो समाप्त हो गया, ऑप्शन 2 और 3। आपको बता देता हूँ, भारत की ओर से इस सम्मेलन में पवन कुमार गए थे, पवन कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, VVI। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक की लैंडिंग परीक्षण किया। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का तीसरा अंतिम लैंडिंग था यह। इसरो द्वारा यह प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज में किया गया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक विमान को छोड़ा गया। अब आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर चारों के चारों बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। यानी कि चारों के चारों कथन क्या है? सही है। इसको चित्रदुर्ग के से ही छोड़ा गया था। चलिए, कोलंबो प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कोलंबो प्रक्रिया के बारे में, कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श तैयार है। भारत ने दूसरी बार 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। कथन 3, इस प्रक्रिया का समन्वय संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों के अस्थायी मिशनों के माध्यम से किया गया। भारत ने वर्ष 2012 में कोलंबो प्रक्रिया की सदस्यता ग्रहण की थी। देखिए, कोलंबो प्रक्रिया के हिसाब से कोलंबो प्रक्रिया सबसे पहले 2003 में अपनाया गया था। ओके, जिसमें 10 देश शामिल थे। उसके बाद इसके देशों की संख्या 11 हो गया, और इसमें 11 सदस्य देश प्लस 8 पर्यवेक्षक देश शामिल थे। सदस्य देशों में अफगानिस्तान भी शामिल है, आपको ये बता देता हूँ मैं। और भारत वास्तव में 2012 में ही इसमें शामिल हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही, बी हो जाएगा।